हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हमारा जो क्लास 10th का जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और ये डेली बेसिस पे ऐसे ही क्लासेज होती रहेंगी। ये मुख्यतः इसका मेन रीज़न यही है कि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने क्वेश्चन को अपने हर एक आंसर को वहाँ पे प्रस्तुत करना। तो चलिए आज से हम लोग अपना एसएसटी का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। और वो है हमारा क्या, वो है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले जानेंगे कि ये हमारे चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो यूरोप है ये एक कॉन्टिनेंट है। जैसे कि हम लोग इंडिया के हैं और इंडिया हमारा किस कॉन्टिनेंट का, किस महाद्वीप का पार्ट है? एशिया महाद्वीप का है। तो वैसे ही ये यूरोप भी एक महाद्वीप ही है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उदय मतलब कि उदित होना, यानी कि कोई चीज़ का आना। और राष्ट्रवाद का मतलब कि देश के प्रति, ठीक है, लोगों का देश के प्रति प्रेम की भावना, ठीक है वो। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई पड़ रहा होगा। इसके आगे यहाँ पे उल्लेखित है नीचे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये यहाँ पे देखिए, इसको किसने बनाया है? देखिएगा, फ्रेडरिक सारियो ने इसको बनाया है, इस चित्र को। विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848। इसके पूरे ब्रीफली मतलब कि बहुत ही विस्तृत में यहाँ पे चर्चा की गई है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो। अब पूछेगा कि फ्रेडरिक सारियो कहाँ के थे? एमसीक्यू भी है आप लोगों में, तो एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फ्रेडरिक सारियो कहाँ से संबंधित हैं। तो फ्रांस से। और किस क्षेत्र से? कलाकार थे भाई, ये याद रखिएगा। फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। एक एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। तो पूछेगा कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो 4 चित्रों की, ध्यान रखिएगा। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो हमारे जो फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो जी थे, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। और उस चित्रों में उन्होंने क्या बनाया, क्या दर्शाया कि वो ये सोचा करते थे कि हमारा जो पूरा संसार है वो एकजुट हो जाए, जनतांत्रिक हो जाए, लोकतांत्रिक हो जाए और सामाजिक गणतंत्र में मिलकर बना रहे। मतलब कि एक तरह से उनका यह कहना था कि सब एकजुट होकर के प्रेम के भाव से रहें। इस श्रृंखला के, कौन सी श्रृंखला? जो वो 4 चित्र की श्रृंखला बनाई। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप का पहला चित्र कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो ऊपर आपको चित्र दिखाई दे रहा ना, ये उसमें से केवल ये पहला चित्र है और बाकी 3 का चित्र नहीं दिया उन्होंने। अब देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं कि क्या चीज़ क्या डिनोट करता है। उससे पहले कि ये, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, पहले पैराग्राफ को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, ठीक है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस चित्र में, ये जो कतारें लगी हैं लोगों की, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो कतारें हैं, ये कौन से लोग हैं? तो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। और इसमें ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक, कोई विशेष जाति धर्म के लोग हों। इसमें सारे जाति, सारे धर्म और सभी लोग हैं, स्त्री पुरुष
सब लोग हैं, बच्चे बूढ़े सब हैं। यानी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा दिखाया गया है। और ये जो मूर्ति आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये वाली, ये मूर्ति आपको जो दिखाई पड़ रही है, इसको उन्होंने दिया है कि प्रतिमा की देवी। और इसकी ही पूजा अर्चना करते हुए सभी लोग जा रहे हैं। उन्होंने ये भी दर्शाया है कि जो सबके जो धार्मिक देवता या जो भी पूज्य हैं वो एक ही हों। और उन्होंने अभी आगे देखेंगे हम लोग, उनके हाथों में जो दोनों हाथों में कुछ न कुछ है। ये दोनों हाथों में, एक में तो आपको ये मसाल दिखाई पड़ रहा होगा। ये मसाल ये दर्शा रहा है कि ये जो लोग हैं उनको अग्रसित करने के लिए, यानी कि जैसे प्रकाशवान की ओर ले जाने की एक तरह की वो दर्शाया गया है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, ये स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए, वो स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिनकी लोग वंदना कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो आपने 9th में पढ़ा था, क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यानी कि जितने भी कलाकार हुआ करते थे वो स्वतंत्रता को मतलब ये मान लिया करते थे कि वो महिला से संबंधित है, मतलब महिला ही है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रतिमा स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है वो भी महिला की ही स्वरूप दिया गया है। ठीक है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उनके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है। वो जो हमने आपको एक हाथ में मसाल दिखाया ना, वो वही उसी की बात हो रही है। और दूसरे हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है, जिसके अनुसार, जिसके आधार पर उसमें सारी जो अधिकार हैं या फिर जितने भी चीज़ें हैं मनुष्यों की, वो सारी चीज़ें उस पत्र में लिखी हुई हैं। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा किस चीज़ की बात कर रहा है। ये जो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं, इस चीज़ की ही बात कर रहा है कि ये जो प्रतिमा के नीचे सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों, यानी कि निरंकुशता का अंत हो चुका है और जो भी ये चीज़ें हैं वो ध्वस्त होकर के बिखरे हुए हैं। निरंकुशता का क्या आशय है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया भी गया है कि निरंकुशवाद क्या होता है, वही निरंकुशता। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश, मतलब कि वो जिसका शासन है वो उसका जो मन कर रहा है वो करेगा, उसको रोकने टोकने वाला कोई ना हो। यानी कि इसका मतलब ये कि जो ये बोल रहा है ना कि कोई अंकुश नहीं हो, ये इसका मतलब यही हुआ कि उसके ऊपर कोई रोकने वाला नहीं है, उसका जो मन हो रहा है वो कर रहा है। ऐसा शासन व्यवस्था, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारी सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। ठीक है। जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। अब देखिए, ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसके ऊपर कोई भी रोक टोक ना हो, वो तो अपने मन मर्जी का करेगा और उसको जो मन होगा वो करेगा। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों में भी क्षति होगी और लोग भी उससे परेशान रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के अहित में या उसका जो मन होगा वो करेगा। इससे ये भी हो सकता है कि लोग जो नहीं चाहते हों, जिन लोगों के लिए जो बुरा हो वो भी वो करे। और अधिकतर यही होता है कि ऐसे जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनमें लोगों का ही क्षति होता है, नुकसान होता है। आगे देखेंगे, सारियू ने कल्पनादर्श यूटोपिया में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारियू के कल्पनादर्श, इसको यूटोपिया बोला जाता है वहाँ पे,
में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे के से पहचाना जा सकता है। यहाँ पे देखिए पूरे ये पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा वो सारियो जी ने एक कल्पनादर्श समाज की, संसार की कल्पना करके हुए इस चित्र को बनाया था। और ये कल्पनादर्श का अर्थ क्या होता है यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। मतलब कि किसी समाज के बारे में इतना सोच लेना, किसी चीज़ के बारे में इतना सोच लेना कि उसका सच होना बिल्कुल ही असंभव ही हो। ठीक है, तो इन्होंने वैसा ही कुछ सोचा था और उसमें और ये व्याख्यायित करते हुए बता रहे हैं कि क्या क्या है उसमें। तो ये बता रहे हैं कि दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। ये जो चित्र में दिखाया गया है ना, वो सारे लोग जो हैं वो एक राष्ट्र के नहीं हैं, अलग अलग राष्ट्र के हैं। ठीक है, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। और उसमें अगर आपको ये पता करना है कि हाँ ये लोग अलग अलग राष्ट्र से हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि सारे लोगों का जो पोशाक है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, और उनके हाथों में जो झंडे दिखाई दे रहे हैं, तिरंगे दिखाई दे रहे हैं, फ्लैग्स जो भी आप देख पा रहे हैं, वो देख करके आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वो सारे लोग एक राष्ट्र के हो ही नहीं सकते, क्योंकि सबके मतलब हाथों में अलग अलग, या फिर कुछ के हाथों में अलग, कुछ के हाथों में एक जैसे। यही पता लगता है कि बहुत सारे राष्ट्र के लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और ये स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा के लिए यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, ये जो राज्य थे वो राष्ट्र राज्य बन चुके थे। और ये जो फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे, अभी फिर आते हैं हम लोग इस पे। प्रतिमा के पास क्या है? अभी अभी पहुंचा है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पे, अभी अभी पहुंचा। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यहाँ पे एक बार चलते हैं, देखते हैं कि ये चित्र में क्या दिखाया गया है। जर्मनी के लोग काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है, काला, लाल और सुनहरा, ये जर्मनी के लोग हैं। और फ्रांस के लोग कौन है? फ्रांस के बोल रहा है कि फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी गुजरे हैं। एक मिनट, हाँ, ये प्रतिमा के पास अभी अभी गुजरे हैं, ये वाले लोग, ये लोग फ्रांस के हैं। और ये जो काला, लाल और सुनहरा कलर का तिरंगा है, इससे आप जर्मनी के लोगों को पहचान सकते हैं। यही ये बता रहे हैं। आगे देखेंगे कि क्या बताया गया है यहाँ पे। यह दिलचस्प है कि, क्या दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने यह छवि निर्मित किया, बनाया, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो जर्मनी की बात कर रहा है ना, ये काला, लाल, सब सुनहरा में, ये लोग अभी संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को
एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जो ये जर्मन के लोग काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुए खड़े हैं, वो उस समय तक अभी स्वतंत्र नहीं हुए थे और अनेक जर्मन भाषी जो जर्मन के होंगे वो जर्मन भाषा ही बोल रहे होंगे। रियायतों को एक प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। यानी कि वो लोग भी चाह रहे थे, क्यों वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वो लोग भी यही चाह रहे थे कि हम लोग भी एक राष्ट्र राज्य में गठित हो जाएं, हमारे पास भी एक संविधान हो। ठीक है, ऐसा वो लोग चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे देखिए आगे, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। यानी कि इतने लोग जर्मनी के अलावा भी वो जो अलग अलग राष्ट्र के दिखाई दे रहे हैं, उसमें ये सारे लोग भी हैं यहाँ के। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चित्र में एक बार और हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे ये बता रहे हैं लोग कि ये जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर तैरते हुए घूमते हुए जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये हैं आपके ईसा मसीह। और जो भी दुनिया के ये सारे संत हैं और जो भी लोगों द्वारा माने जाने वाले ईश्वर हैं, वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। क्यों? इससे सारियुच ने ये दर्शाया है कि जो भाईचारे का भावना इसे दर्शाया कि सभी लोग एकजुट हो गए हैं, यहाँ तक कि उनके देवी देवता भी एकजुट हो गए हैं, ऐसा दिखाते हुए उन्होंने बताया। और इसलिए उनकी ये सारी चीज़ें आदर्शवाद के रूप में ऐसे ही रह गई और ये सच होना बिल्कुल ही क्या है, नामुमकिन है। आगे देखिए, आगे है कि इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। ठीक है, 19वीं सदी यानी कि 1800 से 1899 तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तन से अंततः यानी फाइनली क्या हुआ, यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी कि जो भी वंशानुगत साम्राज्य चलते आ रहे, यानी कि कोई राजा है, उसका बेटा राजा बना, उसका बेटा राजा बना, यानी राजा वाली जो परंपरा है, उससे हट करके इस राष्ट्रवाद वाली भावना के द्वारा उससे हट करके एक संविधान वाला देश बना, एक संविधान बना वहाँ का, जिससे वो लोग राष्ट्र राज्य के रूप में उभरे। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसी आधुनिक राज्य की गतिविधियाँ और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। ऊपर की ओर देखेंगे हम लोग, इस अध्याय में उन विविध ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो कुछ नए शब्द दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आगे ये सारे शब्द आएंगे। जन संग्रह क्या है कि यह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों
से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कराया जाता है। यानी कि एक तरह का जनतांत्रिक ही है, उसी का एक रूप है जिसमें किसी सत्ता का जो एक तरीके का इलेक्शन है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसमें यानी कि जैसे लोगों को इकट्ठा करके और नाम बोल के पूछा जाएगा कि कौन कौन यानी कि कोई प्रस्ताव रखा जाएगा और उसमें ये देखा जाएगा कि कितने लोग उस प्रस्ताव के खिलाफ हैं और कितने लोग उस प्रस्ताव के को मानने वाले हैं। तो इस तरीके से वो वहाँ पे लागू किया जाता था। इसी को जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक ऊपर एक राष्ट्र की परिभाषा देते हुए अर्नस्ट रेनन जो थे वो कौन थे, फ्रांसीसी दार्शनिक और साबान विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन हम यहाँ पे देख लेंगे कि वो राष्ट्र की परिभाषा क्या बताते हैं। ये वो बताते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। ठीक है। राष्ट्र वो ये बताते हैं कि राष्ट्र का मतलब ये है कि उसमें समान भाषा हो, समान नस्ल हो और समान धर्म से बना हो। ठीक है, वही राष्ट्र है। और बाकी पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। ये आगे देखिए, आगे का हमारा शुरू होता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। यानी कि जो राष्ट्रवाद का पहला मतलब था, पहला वो जो राष्ट्रवाद की भावना नजर आई वो कब आई, 1789 ईस्वी में। ये क्यों याद रखा जाता है, तो फ्रांसीसी क्रांति इस समय हुई थी। आप लोगों ने 9th क्लास में इसको पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा, ये वही बात कर रहा है 9th में आपको ले जाने की। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था, राज्य मतलब देश होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। आप लोग हमें ये बताएंगे कि वो निरंकुश राजा था कौन। ठीक है, तो क्या था, आधिपत्य था। मतलब ये बताना चाह रहा है कि क्यों वहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना को लाने की ज़रूरत पड़ी। तो क्यों पड़ी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत समय से निरंकुशवाद के शिकार थे और वो राष्ट्र राज्य की चाह थी उनके अंदर, और इस कारण वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और उसका फलस्वरूप क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ पे राष्ट्र राज्य आया, निरंकुशवाद का पतन हुआ। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, यानी कि जनतांत्रिक हो गई। क्रांति ने घोषणा की अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। मतलब कि जो पहले निरंकुशवाद था उसमें लोगों की कोई भी प्रतिभागिता नहीं थी, कोई भी भागिता नहीं थी कि देश को चलाने के लिए कोई लोग भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं। उसका जो राजा का मन करता था, जो भी वो करना चाहता था, वो निरंकुशवाद था। तो वही मैंने आपको बताया कि जो उसका मन करेगा वही करता था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर निरंकुशवाद का पतन हुआ तो सारी सत्ता जो थी वो लोगों के हाथ में आ गई, जनतांत्रिक हो गई। और जो भी करना होता था राष्ट्र का कैसे निर्माण होगा, क्या चीज़ होगा, वो सारी चीज़ें अब आकर के लोगों के हाथ में आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि फ्रांस से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। अब देखिए, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है और कई बार आया भी है
कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जिनसे कि फ्रांसीसी लोगों में, ठीक है, लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। तो ये आपका एक क्वेश्चन है और इसका आंसर बताने के लिए हम जहाँ जहाँ अंडरलाइन करेंगे वो पॉइंट के रूप में आपका आंसर होगा। ठीक है, पहला ये है कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। ठीक है, पहला आपका ये हो जाएगा, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। ठीक है, ये भी एक क्या था, एक कदम ही था जिससे कि क्या हुई, सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। अब तिरंगा आएगा तो सामूहिक पहचान तो बनेगा ही। ठीक है, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। जो पहले ध्वज था उसको हटा करके एक नया तिरंगा लाया गया, एक नया झंडा लाया गया। दूसरा क्या है, स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, नेशनल असेंबली कर दिया गया, नई स्तुतियाँ रची गई। ठीक है, और शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। और क्या हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। किसके नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, यानी देश के नाम पर हुआ। यानी कि देश के नाम पर क्यों हुआ, क्योंकि देश के प्रति प्रेम आ गया था ना, वही राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था जिससे कि सामूहिक पहचान की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ी, कि कानून जो था वो सब में समान कर दिया गया। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी कि पहले ये था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पे वो भार और नापने की व्यवस्था अलग अलग होती थी। अलग अलग बोले तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 किलो में 500 ग्राम है और दूसरी जगह पे मान लीजिए हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो एक जगह पे आपका 1 किलो में 500 ग्राम है और वहीं दूसरी जगह पे 1 किलो में 1000 ग्राम है, तीसरी जगह पे 1 किलो में 700 ग्राम है। ऐसा था नाप तौल की व्यवस्था, तो कोई भी समानता नहीं था। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था को हटा करके एक समान व्यवस्था लागू की गई। मतलब कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है तो या तो वो किसी ए जगह की बात हो या फिर बी जगह की बात हो, सारी राष्ट्र में हमारी क्या होगी, सब एक जैसी व्यवस्था होगी। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, यानी जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं उनको हतोत्साहित किया गया, उनको प्रेरित किया गया। और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाने लगी। फ्रेंच भाषा जो थी उसको बोली जाने लगी और लिखी जाने लगी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी जो राष्ट्रभाषा थी ना वो कौन सी बन गई उस समय, फ्रेंच। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा और ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा भाई साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा कि क्रांतिकारियों ने क्या बोला, क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। ठीक है, कि फ्रांस के लोग क्या चाहते थे कि पूरे यूरोप के जो भी राष्ट्र हैं उनमें जितने भी लोग हैं, यानी कि फ्रांस के लोग ऐसे दयालु थे कि जब वो लोग राष्ट्र राज्य बन गए तो वो लोग ये चाहते थे कि सारे यूरोप के राष्ट्र राज्य बने,
सारे यूरोप का निरंकुशवाद खत्म हो। तो दूसरे शब्दों में क्या चाहते थे कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। ठीक है, वही बात थी। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। ठीक है, क्या हुआ जब फ्रांस की ये बात पूरे यूरोप में फैली। क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है, जैसे कि एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप में भारत हमारा एक यूरोप का एक देश है, वैसे ही यूरोप महाद्वीप का फ्रांस एक देश है। ठीक है, तो जब फ्रांस में ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई और सक्सेसफुल भी हो गया, सफल भी हो गया, तो ये सारी बातें पूरे यूरोप में फैल गई। और जब जैसे ही यूरोप में फैली तो बाकी जगहों पे जो भी स्कूल क्लब होते थे, तो स्टूडेंट्स ने यानी कि छात्रों ने और अध्यापकों ने क्या किया कि जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे मध्य वर्ग। ठीक है, और उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। ठीक है, इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब क्या कर किया जाने लगा कि जो फ्रांस में जो राष्ट्रवाद का विचार उदित हुआ था, उसको यूरोप के सभी राज्यों में, राष्ट्रों में, देशों में पहुंचाना था। तो कैसे पहुंचाएं? तो उसका एक सहारा लिया गया कि सेनाओं द्वारा, सैनिकों द्वारा उस विचार को विभिन्न विभिन्न देशों में यूरोप के पहुंचाया जाए, जिससे कि पूरे यूरोप का जो निरंकुशवाद है वो समाप्त हो सके। ठीक है, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। यानी कि वहाँ का एक नेपोलियन शासक था, उसने आते ही क्या काम किए, और वो काम फ्रांस में पहले भी शुरू हो चुके थे। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेश वहाँ प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया। जहाँ पे इतने परिश्रम करके लोगों ने राष्ट्रवाद को उदित करके राजतंत्र को लाया था, वहाँ पे नेपोलियन ने फिर क्या किया, राजतंत्र को हटा के क्या किया, राजतंत्र को हटा के नहीं, वहाँ पे प्रजातंत्र को हटा के राजतंत्र को ला दिया। ठीक है, यानी कि राजतंत्र वही एक तरह से निरंकुशवाद जैसी ही व्यवस्था। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ, ये देखिएगा, प्रजातंत्र को हटा के क्या किया, राजतंत्र को फिर से ला दिया। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी की थी इसने। देखिए क्या क्या किया, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ चुका है और आ भी सकता है भाई, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। यानी कि क्वेश्चन ये भी आता है कि नेपोलियन ने क्या क्या किए फ्रांस में रहने के दौरान। तो पहला काम ये किया कि उसने नेपोलियन संहिता लाई 1804 में। दूसरा कि पहला तो ये हो गया जो मैंने बोला। दूसरा क्या, दूसरा ये कि प्रजातंत्र को हटा करके उसने राजतंत्र को लाया। अब तीसरा देखिए, तीसरा ये है कि उसने जन्म पर अधिकार आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई निरंकुशवाद जैसा कोई शासन व्यवस्था है और वहाँ पे राजा ही शासन कर रहा है, तो जन्म पर आधारित यानी कि मान लीजिए कोई वहाँ का राजा है और उसका
कोई पुत्र है तो आने वाले समय में उसका पुत्र ही राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, यानी कि जन्म से ही उसको वो चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं हो करके ऐसी सारी चीज़ें समाप्त कर दी जो जन्म पर आधारित थी। ठीक है। और क्या किया उसने, कानून के समक्ष बराबरी कर दिया। पहला दूसरा चौथा काम ये किया कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी कर दी। और क्या किया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाए रखा। ठीक है। और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो इतने जो 4-5 पॉइंट थे वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं कि नेपोलियन ने क्या क्या काम किए थे। आगे, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारों शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ये देखिए कुछ अच्छे काम भी ये कर रहा था। ठीक है। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों की नई नई मिली आज़ादी चखी। ठीक है। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून क्या, ये देखिए, एक समान कानून, मानक भार और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत हो। यानी कि कोई ऐसा राष्ट्र या कोई ऐसा जगह जहाँ पे कानून भी समान हो, नाप तोल की व्यवस्था भी एक जैसी हो, और क्या हो, वहाँ की मुद्रा भी एक जैसी हो, समान हो, सारे जगह पे एक जैसी ही मुद्रा चलती हो। और जो ये एक जगह से दूसरी जगह सामानों को ले जाने पे कर दिया जाता था वो भी मुफ्त हो, वो भी माफ़ हो, तो वो बहुत ही सहूलियत होता है वहाँ के लोगों को रहने में। ठीक है। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड तथा स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों में जैसे ब्रुसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरफ स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। ठीक है। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, कुछ समय तक तो लोगों को लगा कि ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप चल रही हैं, नेपोलियन जो भी कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों को ऐसा लगा कि ये अनुरूप नहीं है, मतलब कि उनके लिए मतलब सही नहीं है लोगों के लिए। तो क्या हुआ, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन में मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। यानी उसने जितना अच्छा काम नहीं किया था ना, वो उसने उतना ही खराब काम किया था। ठीक है। कौन कौन से खराब काम किए, कि उसने कर बढ़ा दिए। ठीक है। कर को और बढ़ा दिया, और ये सेना में लोगों का जबरन भर्ती करने लगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी काम थे जो ये नेपोलियन अच्छा नहीं किया था, जिससे लोगों में क्या आक्रोश की भी भावना आने लगी धीरे धीरे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण को हम लोग देखेंगे।
ये देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ से देखिए, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, ठीक है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तब सामंती व्यवस्था थी, तब निरंकुशवाद जैसी शासन व्यवस्था थी, और तब राष्ट्र राज्य का निर्माण भी नहीं हुआ था। जब तक राष्ट्रवाद वहाँ पे उदित नहीं हुआ तब तक वे तब राजशाही, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, ठीक, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, यानी कि उनके खुद के क्षेत्र थे, वो जो चाहते थे वो करते थे, यानी निरंकुशवाद जैसी व्यवस्था थी। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, ठीक है, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदारी नहीं मानते थे, ठीक है, सब अलग अलग धारणा के थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, यानी भाषाएं भी एक जैसी नहीं थी कि उसमें सामूहिक पहचान की भावना बन सके, ऐसा कुछ नहीं था। और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था, यानी कि एक समूह से नहीं कुछ बना था, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा पड़ता। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग का मतलब क्या है कि बहुत ही धनी वर्ग, सबसे धनी वर्ग उस समय का, कुलीन वर्ग के जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे, ठीक है, यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुलीन वर्ग के लोग कौन सी भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे, तो जर्मन भाषा, ठीक है। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लाम्बर्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषा प्रांत भी शामिल थे, ठीक है। हंगरी में आधे लोग magyar भाषा बोलते, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हंगरी में आधे लोग magyar भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग क्या बोलते थे, अलग अलग बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा क्या होती थी के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, यानी कि उनको गुलाम बन करके रहना पड़ता था। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, इसको हम लोग देखेंगे, और उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं जिनको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं कि 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, ठीक, नेपोलियन युद्धों का शुरुआत हो गया। 1814-15 में वियना संधि हुई और उस समय नेपोलियन का पतन हो गया। वियना संधि के दौरान नेपोलियन का मृत्यु भी हो गया, ठीक है। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। और क्या हुआ आगे? 1848 में फ्रांस में क्रांति
ये सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। 1859 से 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। 1866 से 1871 तक जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होता रहा, ठीक है। आगे देखेंगे कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अभी मैंने आपको कुलीन वर्ग का के बारे में बताया कि कुलीन वर्ग का आशय क्या है। तो यहाँ पे देखिए कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग बहुत ही अमीर थे और मध्य वर्ग जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे, मतलब अमीर नहीं थे, गरीब ही थे। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली यानी सबसे शक्तिशाली शासक वर्ग बन चुका था, ठीक है। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। क्यों इसमें शक्तियाँ थी? क्योंकि ये जो वर्ग था वो एकजुट हो गए थे और एकजुटता में बहुत ही क्या होती है, ताकत होती है, ठीक है। ये बात सबको पता होगी। जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी, फैली हुई थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे, यानी कि जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो इनके अंडर में आती थी। किनके? कुलीन वर्ग के। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वह फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में से आपस में जुड़े होते थे, यानी एकजुटता थी चाहे जैसे भी हो। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। अब देखिए संख्या में थे जो ये कुलीन वर्ग बहुत ही कम थे, ठीक है। लेकिन क्या था, एकजुटता थी इन लोगों में, जो भी थे उन उन लोगों में एकजुटता थी, ठीक। और इस कारण ये समूह जो था वो बहुत ही यूरोप का सबसे प्रभुत्वशाली सबसे शक्तिशाली वर्ग बन चुका था और सबसे धनी भी वर्ग बन चुका था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। अब देखिए कृषक की बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या थी। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप में के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और यूरोप में वृद्धि के शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका जिनका आगे देखेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन का टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। यानी कि सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था, ठीक है। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और बाकी का जो है हम लोग अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और इसके नोट्स आप लोग बना लेंगे और एग्ज़ाम से पहले पहले हम लोग सारे सिलेबस को कवर अप कर लेंगे और क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।